हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल TG2 अड्डा में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए गोल्डन MCQs लेके आया हूँ, जो कि आपके सभी प्रकार के टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कोशिश करिएगा, वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पहला स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मध्य क्या संबंध है? B = μH, H = B/L, B = H/L, H = μB। ठीक है, तो देखिए आपका पहला आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, ये होता है म्यू बराबर B/H होता है। क्या होता है? म्यू = B/H होता है। तो आपका पहला आंसर बिल्कुल सही है। टेस्ला किसका मात्रक है? फील्ड इंटेंसिटी का, फ्लक्स डेंसिटी का, परमेबिलिटी का, फ्लक्स का। तो जो आपका टेस्ला होता है ये मात्रक होता है आपका फ्लक्स डेंसिटी का। किसका? फ्लक्स डेंसिटी का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमेंस की SI यूनिट है। परमेंस की SI यूनिट है, क्या है आपकी? हेनरी है, वेबर है, टेस्ला है, कूलाम है। अगर बच्चों आपका मैग्नेटिज्म क्लियर नहीं है, कि आपको ये नहीं पता है कि टेस्ला किसकी यूनिट है, गिलबर्ट किसकी यूनिट है, एम्पियर टन किसकी यूनिट है, ठीक है, तो आप मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ पे हमने मैग्नेटिज्म का पूरा लेक्चर डाला है, उसमें हमने एक एक की यूनिट बताई है। ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, परमेंस की SI यूनिट है, हेनरी है, वेबर है, टेस्ला है, कूलाम है। तो देखिए वेबर जो होती है आपकी फ्लक्स की यूनिट होती है, टेस्ला आपकी मैंने बताया आपको फ्लक्स डेंसिटी की हो गई, कूलाम का हो गया चार्ज की यूनिट हो गई। तो बचा क्या आपका? हेनरी। हेनरी जो होता है आपका ये आपकी परमेंस की यूनिट होती है। ठीक, और अगर हम लोग कह दें हेनरी -1, तो ये आपकी रिलेक्टेंस की यूनिट हो जाएगी। किसकी? रिलेक्टेंस की। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? जूल का नियम, कूलाम का नियम, फैराडे का नियम, ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या है? V/I = R होता है। कूलाम का नियम क्या है? कूलाम ने दो चार्जों के बीच में लगने वाले बल का नियम दिया था। जूल का नियम इन्होंने बताया था कि किसी वायर में अगर हम करंट फ्लो करते हैं तो कि उसमें क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। ये आपने जूल ने बताया था। ठीक, तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? फैराडे का नियम। फैराडे के नियम को हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम कहते हैं। इन्होंने दो नियम दिए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परिपथ का प्रेरकत्व 4 हेनरी है। यदि परिपथ धारा 5 एम्पियर पर सेकंड की दर से परिवर्तित होती है तो सेल्फ इंडक्टेंस EMF बताइए क्या होगा? तो बच्चों क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस EMF? क्या होता है? चलिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक मिनट, चलिए देखिए सेल्फ इंडक्टेंस EMF = क्या होता है? देखिए E = क्या होता है? देखिए E = होता है -L dI/dt। ये होता है। यहाँ पे इन्होंने L की वैल्यू क्या? L तुम्हें ये आपको दिया, L कितना दिया? 4। ठीक, L आपको कितने दे दिया? 4 दे दिया। और dI/dt कितना दे दिया है? 5। ठीक, तो इनको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 वोल्ट। कितना आ जाएगा आपका? 20 वोल्ट। तो बच्चों इसमें आंसर हो जाएगा आपका 20 वोल्ट। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों आपका हम न्यूमेरिकल का वीडियो बनाएंगे
उसमें आपको हर एक चैप्टर से लगभग 20-25 न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। लेकिन शर्त ये है कि अगर आप वीडियोस हमारे देखेंगे, क्योंकि आप लोग पढ़ते वढ़ते हो नहीं है, ठीक। अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इफेक्टिव वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है, तात्कालिक मान होता है, एवरेज वैल्यू होता है, आरएमएस वैल्यू होता है। तो बच्चों क्या होता है, जो इफेक्टिव वैल्यू होती है उसको हम लोग आरएमएस वैल्यू भी बोलते हैं। एक एसी परिपथ में KW/kVA का अनुपात प्रदर्शित करता है, ठीक। चलिए इसको बता देते हैं थोड़ा, देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। पावर फैक्टर, लोड फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, ठीक। तो डाइवर्सिटी फैक्टर जो होता है आपका किस में होता है, ये आपका पावर सिस्टम में होता है, ठीक। चलिए देख लेते हैं, देखिए cos फाई इक्वल टू क्या होता है, cos फाई इक्वल टू होता है आपका R/Z, ठीक। और ये वैल्यू क्या है आपकी, ये आपकी क्या है, ये आपकी रियल वैल्यू, रियल पावर है। और बटे Z जो है आपका, ये क्या है आपका, Z आपका क्या है, रिएक्टिव पावर, क्या है, रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, ठीक। तो रियल पावर क्या होगा, KW, और रिएक्टिव पावर होगा आपकी KVA। ये आपका हो गया cos फाई। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, पावर फैक्टर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेगर एक उपकरण है, मेगर के बारे में भाई साहब पूछ रहे हैं। मेगर क्या है, मेजरिंग करंट, मेजरिंग वोल्टेज, टेस्टिंग इंसुलेशन। देखिए मेगर जो होता है इसका प्रयोग हम लोग इंसुलेशन मेज़र करने के लिए करते हैं, ठीक है, इंसुलेशन मेज़र करने के लिए करते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा, टेस्टिंग इंसुलेशन, ठीक। मल्टीमीटर का प्रयोग, ठीक, डैश को मापने के लिए नहीं किया जा सकता। करंट नापते हैं, ठीक है, वोल्टेज भी नापते हैं, रेजिस्टेंस भी नापते हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं नापते हैं, ठीक है। इससे हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी नहीं नाप पाएंगे, ठीक। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, फ्रीक्वेंसी, ठीक। और इससे हम लोग पावर फैक्टर भी नहीं माप पाते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेगर की गति कितनी रखी जाती है, 120 RPM रखी जाती है, 140 RPM रखी जाती है, 160 RPM रखी जाती है, 100 RPM रखी जाती है। तो आपका जो है 160 RPM रखी जाती है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सवेल सेतु किसके मापन में प्रयुक्त होता है, मतलब जो मैक्सवेल ब्रिज है इसका प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है। देखिए आपके ITI के सिलेबस में आपके जो आपके ब्रिज हैं, 1-2 ब्रिज हैं, बाकी मैक्सवेल, वीन और ओवन, शेयरिंग, ये सब ब्रिज नहीं है। लेकिन कंपटीशन में आपके पूछे गए हैं तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैक्सवेल सेतु किसके मापन में प्रयुक्त होता है, ठीक, फ्रीक्वेंसी, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस। तो बच्चों आंसर क्या होगा, मैक्सवेल का प्रयोग हम लोग इंडक्टेंस को मापने के लिए करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अज्ञात धारिता को किसके द्वारा मापा जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज, ओवन ब्रिज, एंडरसन ब्रिज, शेयरिंग ब्रिज। तो आप जो कैपेसिटेंस होता है अननोन, उसको हम लोग कैसे, शेयरिंग ब्रिज से नापते हैं, और व्हीटस्टोन ब्रिज से अननोन रेजिस्टेंस नापते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डी सौटी ब्रिज डैश के मापन के लिए सबसे उपयुक्त है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों आंसर क्या होगा, कैपेसिटेंस के लिए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी मशीन की प्रयोग वोल्टता यदि 220 वोल्ट है तो अधिकतम विकसित शक्ति हेतु EMF होगा। देखिए अधिकतम विकसित शक्ति के लिए कंडीशन होती है EB बराबर होता है V/2, ठीक। अब इन्होंने क्वेश्चन को घुमाया है आपको और कहा है कि वोल्टेज हमने दे दिया आपको 220, तो EMF की वैल्यू क्या होगी। तो लगाओ भैया 220
बटे 2, तो कितना आया 110 वोल्ट। तो उस हिसाब से बच्चों आपका ये आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी जनरेटर को कहा जाता है रोटेटिंग एम्पलीफायर, प्राइम मूवर, पावर पंप, रेक्टिफायर। ठीक, तो बच्चों उसको क्या कहते हैं हम लोग? रोटेटिंग एम्पलीफायर कहते हैं। और जो आपका कम्यूटेटर होता है उसको हम लोग मैकेनिकल रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक, प्राइम मूवर क्या होता है? इससे प्राइम मूवर का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? अल्टरनेटर को, रोटर को घुमाने के लिए करते हैं। ठीक, डीसी मशीन के लिए शंट प्रतिरोध और आर्मेचर प्रतिरोध के मान क्या होते हैं? उच्च होते हैं, उच्च निम्न होते हैं, निम्न होते हैं, निम्न उच्च होते हैं। देखिए, चलिए यहाँ समझ लीजिए। देखिए, जो आपका आरए होता है इसको बोलते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू होती है लगभग 1 ओम। ठीक, और आपका जो बोल रहा है शंट प्रतिरोध, शंट प्रतिरोध को बोलते हैं RSH। इसको लगभग शंट रेजिस्टेंस। इसकी जो वैल्यू होती है लगभग 100 ओम होती है। इसको हम लोग 100 ओम रखते हैं। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए आपको। तो इसमें आंसर क्या होगा? शंट प्रतिरोध क्या होगा? उच्च होगा। ठीक, और आर्मेचर प्रतिरोध क्या होगा? निम्न होगा। तो बच्चों इसमें ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक, कंपनसेटिंग वाइंडिंग में डेड डैश में लगाए। देखिए, कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो होती है आपकी, ये हम लोग डीसी मोटर में लगाते हैं, डीसी मशीन में। आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए हम लोग इस वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। अब कहाँ लगाई जाती है? पोल शू, आर्मेचर कोर, मेन फील्ड, सभी। तो इसको हम लोग पोल शू पे लगाते हैं। किस पे लगाते हैं? पोल शू पे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी 6 पोल वाली डीसी मशीन में 100 डिग्री यांत्रिक डिग्री कितने विद्युत डिग्री के बराबर होगी? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है। देखिए, थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू होता है आपका P/2 इंटू थीटा मैकेनिकल होता है। अब आपसे पूछ रहा है कि थीटा इलेक्ट्रिकल की वैल्यू क्या होगी और मैकेनिकल की वैल्यू उन्होंने कितनी दी है? 100 डिग्री। और पोल कितने दे दिए? 6। तो रखिए वैल्यू। पोल आपके कितने? 6/2 और ये आपका 100, 3। तो बच्चों कितना आ जाएगा? ठीक, बच्चों कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको परेशान करने के लिए इसकी वैल्यू नहीं देते हैं। ठीक, अगर आपको जब ना दें तो आप थीटा एम को मानेंगे 360 डिग्री। ठीक है, जब वैल्यू ना दी हो। ठीक, और इलेक्ट्रिकल को मानेंगे 180 डिग्री। ठीक है, ये हमेशा आप रख के करेंगे अगर ना दिया हो तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसमें हो जाएगा आपका 300। ठीक, आंतरिक अभिलक्षण निम्न के बीच खींचा जाता है। ठीक, ये आपका वोल्टेज और आर्मेचर करंट, ईएमएफ, आर्मेचर ईएमएफ या आर्मेचर करंट, वी और लोड करंट, आर्मेचर लोड करंट और ईएमएफ। देखिए, इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो बहुत एक टिक लगा के अगर आप समझेंगे तो कभी नहीं बोलेंगे। देखिए, जो आपका आंतरिक की बात कर रहा है ना, और तो आपका ईएमएफ कहाँ होगा? आर्मेचर के अंदर पैदा होगा। ठीक, तो आंतरिक की बात से आपका क्या लिखेंगे? ये मतलब ईएमएफ और आर्मेचर करंट के बीच की बात होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या पूछा जाए कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक किसके बीच में होगा, तो एक्सटर्नल इसके बीच में होगा। आपको आउटपुट पे क्या मिलता है? आउटपुट यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये जो हो जाएगा आपका एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा।
एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक किसके बीच में, वोल्टेज और लोड करंट के बीच में होता है। इंटरनल इनके और उनके। और जो मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है वो क्या होता है, ई नॉट और फील्ड करंट के बीच में होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश डैश जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन सबसे कम होता है। ठीक, सबसे कम मतलब सबसे पुअरेस्ट होता है, सबसे खराब। किसका, सीरीज़ का, शंट का, कंपाउंड का, ओवर कंपाउंड का। तो बच्चों सबसे ख़राब तो आपका सीरीज़ का होता है। ठीक, सबसे ख़राब क्या होता है, सीरीज़ का होता है। वोल्टेज रेगुलेशन कर लीजिए या स्पीड रेगुलेशन कर लीजिए, सीरीज़ का सबसे ख़राब होता है। सबसे अच्छा किसका होता है, शंट का होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर का वोल्टा समीकरण है, ये कई क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, तो ये होता है V इक्वल टू ई बी प्लस आई ए आर ए, वी इक्वल टू ई बी आई ए माइनस आर ए, वी इक्वल टू ई बी माइनस आई ए आर ए नन। तो बच्चों ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट केवीएल लगा के समझाया है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, हम फिर से लेक्चर बना के समझा देंगे, कभी आप भूलेंगे नहीं। तो फिलहाल जो आपका डीसी मोटर पूछा है तो ये आपका डीसी मोटर का हो जाएगा और नीचे वाला आपका डीसी जनरेटर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्टिंग के समय डीसी शंट मोटर में ईबी का मान होगा 0 होगा, इक्वल टू इनपुट वोल्टेज, जो हम लोग इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं, और हाफ ऑफ द इनपुट वोल्टेज, मतलब इनपुट वोल्टेज का आधा नन। तो बच्चों क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। चलिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब एक विद्युत रेलगाड़ी पहाड़ से नीचे उतरती है तो डिस्च धारा मोटर किस रूप में काम करती है, सीरीज़ मोटर के रूप में, डीसी शंट मोटर के रूप में, डीसी सीरीज़ जनरेटर के रूप में, सीरीज शंट डीसी शंट जनरेटर के रूप में। तो बच्चों ये क्या करेगी, डीसी शंट जनरेटर के रूप में काम करेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी शंट मोटर का टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक है, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला है, अ ड्रॉप, स्ट्रेट लाइन है, अ पैराबोला है। देखिए इसका जो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो इस तरह होता है, इस तरह होता है। तो क्या होगा, ड्रॉपिंग स्ट्रेट लाइन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको एक फिगर दे दिया बच्चों। अब ये पूछा है कि जो गति धारा अभिलक्षण है ये किस मोटर का है। ये आपकी आर्मेचर करंट हो गई और ये आपकी क्या है, स्पीड हो गई। सीरीज मोटर का है, शंट का है, कंपाउंड का नन। तो बच्चों ये आपका सीरीज़ का है। ठीक, किसका है, ये आपका सीरीज़ का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर की ताप वृद्धि की सीधे समानुपाती होती है लीकेज रिएक्टेंस के, रिएक्टिव पावर के, अपरेंट पावर के, मटेरियल यूज के। किसके होती है, अपरेंट पावर के। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का परिवर्तन अनुपात क्या होगा, ये होगा के की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, के की वैल्यू 1 से छोटी होगी। ठीक, और के का मान 1 होगा, 0। देखिए स्टेप डाउन के लिए ये हो गया, स्टेप डाउन के लिए ये आपका स्टेप अप के लिए होगा, और ये जो है ये आपका आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के लिए, आइसोलेशन। ठीक, ट्रांसफार्मर के दोनों वाइंडिंग के बीच रेजिस्टेंस का मान होता है, एक होता है, अनंत होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है। तो बच्चों रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को यह भी कहा जाता है कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहते हैं, कॉमन वाइंडिंग करते हैं, डैम्पिंग वाइंडिंग करते हैं, नन करते हैं। देखिए आपका जो ऑटो ट्रांसफार्मर है ये आपका इसका ये क्या होता है, ये एज अ वोल्टेज रेगुलेटर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर। इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन में करते हैं। ठीक, और इसमें क्या होती है, आपकी एक ही वाइंडिंग होती है जिसका प्रयोग हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी के रूप में करते हैं। तो क्या होगा, कॉमन वाइंडिंग।
ठीक। एक वाइंडिंग होती है जो कॉमन वाइंडिंग का काम करती है, ठीक। निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है? रेडिएटर, कंजर्वेटर टैंक, टेप चेंजर, ये तीनों होते हैं। कम्यूटेटर आपका नहीं होता है। ये किस में होता है? डीसी मशीन में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैट ट्रांसफार्मर ऑयल की परावैद्युत सामर्थ्य होनी चाहिए। 100 वोल्ट होनी चाहिए, 5 kV होनी चाहिए, 132 kV होनी चाहिए, 35 kV होनी। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 35 kV, ठीक। ट्रांसफार्मर में होने वाला ऑयल निम्न में से मुक्त होना चाहिए। जो आप लोग ट्रांसफार्मर में ऑयल यूज़ करते हैं, बेसिकली हम लोग 2 ऑयल यूज़ करते हैं, सिंथेटिक और खनिज तेल का प्रयोग करते हैं। ये किससे मुक्त होने चाहिए भैया? सल्फ़र से, स्लेज से, नमी से और गैसेस से। तो बच्चों ये नमी से मुक्त होने चाहिए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन। अल्टरनेटर के लिए सुरक्षा उपयुक्त है। HRC फ्यूज़, ठीक। दूरी, मज प्राइस प्रोटेक्शन नहीं दिया था, लेकिन प्रोटेक्शन होना चाहिए यहाँ पे लिखा। MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो अल्टरनेटर में हम लोग मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन का प्रयोग करते हैं। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंक्रोनस मोटर की चाल कैसे बदल सकते हैं? सप्लाई वोल्टेज बदल कर, फ्रीक्वेंसी बदल कर, लोड बदल कर, सप्लाई टर्मिनल बदल कर। देखिए सिंक्रोनस स्पीड मतलब N= क्या होता है? 120 f/p, 120 f/p। या तो आप फ्रीक्वेंसी को बदल दीजिए या तो आप पोल्स को चेंज करिए। इन दोनों से क्या होगा? आपका स्पीड चेंज हो सकता है। तो इसमें आंसर क्या होगा? आपका फ्रीक्वेंसी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों पूरा वीडियो आप लोग देखा करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत से मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ और पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन ढूंढ के लाता हूँ, लिखता हूँ, तब वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर के डीसी उत्तेजन में परिवर्तन से परिवर्तित होता है मोटर स्पीड, अप्लाई वोल्टेज, पावर फैक्टर, सभी। तो बच्चों आंसर क्या होगा? पावर फैक्टर। आज के लिए बच्चों इतना बहुत है। थैंक यू।